बहन भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। ऐसी उम्मीद थी कि विधान परिषद के चुनाव में भी राज्यसभा जैसी भिड़ंत होगी, लेकिन इस बार मामला दोनों तरफ से निर्विरोध संपन्न हो गया। यानी कि 7 और 3 सहयोगी दलों के, भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी के, 13 जो एमएलसी की सीटें हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो निर्विरोध निकल गई लगभग। तो क्या इस पर कोई सहमति बन गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी और एडवेंचर के लिए तैयार नहीं थी, या फिर समाजवादी पार्टी इस बार काफ़ी तैयारी में थी? हुआ क्या ऐसा? लेकिन अब अभी जब ये सब डेवलपमेंट चल रहा था, उसी बीच एक बड़ी खबर आई, मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ा हिस्सा ओम प्रकाश राजभर को मिला है, 4 विभाग, बाकियों को 1-1 और राजभर जी को 4 विभाग। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर कमज़ोर पड़ गए हैं, या ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, या ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ एक सीट पर समझौता कर लिया, घोसी की सीट पर अन्य नहीं मिली, और लोग ये भी कह रहे थे कि आरएलडी को बहुत अच्छी डील मिल गई, या आरएलडी ने बहुत अच्छा पॉलिटिकली नेगोशिएट किया। लेकिन आज जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, तो उसमें सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी बनकर उभरे ओम प्रकाश राजभर। लोग जब ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर नीचे जा रहे हैं, अचानक से वो बाउंस बैक करते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं। आज जब मुख्यमंत्री ने काम का बंटवारा किया, 1 या 2 नहीं, ओम प्रकाश राजभर को 4 विभाग मिले, और बहुत लोगों के सीने पे सांप लौट गया होगा। कौन से विभाग मिले? पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, 20,000 करोड़ रुपए का बजट वाला डिपार्टमेंट है, जिसके पास हर गांव में 5 लोग हैं, सफाई कर्मचारी, प्रधान, बीडीसी। इसके अलावा सारा जिला पंचायत राजभर के अधीन, ब्लॉक उनके अधीन, पूरा पंचायती राज का निदेशालय, हजारों सफाई कर्मचारी, हजारों लोगों का स्टाफ, और गांव गांव ओम प्रकाश राजभर इस विभाग के जरिए पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा विभाग है। ये इतना तो मिला ही, इसके साथ जितना भी अल्पसंख्यक मामलों में मिलता है वो भी उनको मिला। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज भी उनको मिल गया। यानी गांव के भी विभाग, ग्रामीण भारत, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी, और अल्पसंख्यकों के सारे मामले, हज और वक्फ समेत। उनके मुकाबले अनिल कुमार जो आरएलडी से आए, उनके हाथ कुछ खास लगा नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं इस विभाग में। कुछ नहीं से मेरा तात्पर्य है कि कोई ऐसी योजनाएं सरकार की नहीं चल रही है जहां आप अपने काम के जरिए अपने प्रदर्शन को साबित कर पाएं। सुनील शर्मा को भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा योगेंद्र उपाध्याय का बोझ कम किया गया, और सबसे बड़ी कैंची चली धर्मवीर प्रजापति पर। कारागार विभाग ही उनसे हट गया, और कहाँ गया? दारा सिंह चौहान को। तो ये जो 4 बटे, इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन बहनों भाइयों, जो एमएलसी के चुनाव हुए, जिनका जिक्र मैं डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कर रहा था, 13 सीटों में 7 भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने लोगों को सेट किया, लेकिन बड़े बड़ों का टिकट काट दिया। जैसे विद्यासागर सोनकर का टिकट कट गया, कोई सोच नहीं सकता था। डिप्टी लीडर विधान परिषद में, पार्टी में विधान परिषद के भीतर केशव प्रसाद मौर्य के बाद सेकंड इन कमांड, दूसरी पोजीशन पर थे, डिप्टी लीडर थे, उनका टिकट कटा। मोहसिन रजा, ये माना जा रहा था कि वो तो रिपीट करेंगे, उनका कटा। बुक्कल नवाब, उनका भी कट गया। तो बीजेपी ने इस बार जो संगठन की सूची, संगठन के लोग हैं, वो हावी दिखे। विजय बहादुर पाठक ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, पार्टी के प्रति समर्पित रहे, उनको इनाम मिला, पहले नंबर पे नाम आया। लेकिन महेंद्र सिंह का काम और महेंद्र सिंह की मेहनत, महेंद्र सिंह की राजनीतिक उपयोगिता उन्होंने फिर एक बार साबित की। अपने श्रम, मेहनत और परिश्रम के जरिए, राजनीतिक सूझबूझ के जरिए और समर्पण भाव से उनको तीसरी बार एमएलसी का पद मिला। बहनों भाइयों, इस सूची में कई और भी नाम हैं जो नए आए हैं, जिनकी नई एंट्री भी बीजेपी में हुई है। इस बार बहुत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। पार्टी के पुराने लोगों का भी ध्यान रखा गया, जबकि समाजवादी पार्टी की सूची में आप देखेंगे तो एक जिले से 2-2 एमएलसी,
बुजुर्गवार बलराम यादव, जिनके बेटे भी विधायक हैं आजमगढ़ से, उनको एमएलसी। गुड्डू जमाली, वो भी आजमगढ़ के, उनको भी एमएलसी। एक जिले से 2 एमएलसी। अब इसका कारण तो समाजवादी पार्टी एक्सप्लेन करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम है, अब बस चुनाव की घोषणा को कुछ ही दिन शेष हैं और राजनीतिक बिगुल बच चुका है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले पे 3 प्रत्याशी उतारने का काम किया है, जिनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और इस अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। पिछली बार जो उन्होंने पीडीए चिल्लाया और पीडीए नकारा, पार्टी टूट गई। उसी डर से, उसी भय से अब क्या पूरा उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा, क्योंकि पार्टी के विघटन का डर था। और मैं समझता हूँ कि इस बार 4 का है नहीं नामांकन कराए, खतरा था उन्हें, पार्टी फिर टूटेगी। 3 पे ही रह गए ना अपने आप। इस समय समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, पूरी तरह दिशाहीन है। सवाल इस बात का है कि साध कैसे रही है। एक एमएलसी की सीट देके किसी को मंत्री बनाकर, तो आप किसको साध रहे हैं और कैसे साध रहे हैं? आप हर बात को वोट से और सियासी मसलों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जवाब मांग रही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, जाने माने पत्रकार सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, और आज मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे के सुपरस्टार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनकी मुस्कान थम ही नहीं रही है, हमारे दोस्त अरुण राजभर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो कार्यक्रम की शुरुआत राजभर जी आप ही से कर लेते हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आखिर इतना बड़ा विभाग मिला जिसमें आप गांव-गांव तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। अब तो ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, हमें और धन्यवाद दे रहे हो भाई? चिंतकों को धन्यवाद कि क्योंकि लगातार जब भी हम लोग चैनल पर बैठते हैं और आपके सामने जब हाजिर होते हैं जी, तो एक ही सवाल होता है कि पहले तो राजभर मंत्री कब बनेंगे, फिर दोबारा विभाग कब मिलेगा, तीसरा एमएलसी कब बनेंगे, चौथा लोकसभा में कैसे जाएंगे, छड़ी खड़ी रहेगी कि नहीं। सारे सवालों का जवाब हम लोग आपके सामने रखते गए, और मैं तो प्रदेश की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर के प्रदेश के तमाम उन गांवों में जिन जिम्मेदारियों को दिया है, उन गांवों तक हम लोग जुड़े हुए हैं, गांव तक जाते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे नेता गांव से ही जुड़े हुए हैं और गांव की हर एक समस्याओं से वाकिफ रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको बेहतर तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और उसको जन जन तक पहुंचाने में हम लोग पूरी भूमिका निभाएंगे। कोई गिला शिकवा नहीं है ना? तो पहले भी गिला शिकवा तो नहीं था हमारे पास, पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे है। हम लोग को पारदर्शी तरीके से रहते हैं, हम जो होता है, जो सच होता है उसको हम लोग बयां कर देते हैं। लेकिन तमाम लोग हमारी आलोचना किए थे, मैं आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी ऐसे ही चिंता करते रहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोगों का कारवां बहुत मजबूती से आगे बढ़ता रहे, और हम लोग जनता के बीच में जिन योजनाओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के लिए, तमाम जो योजनाएं लेके चल रहे हैं, हम उन तक जनता तक पहुंचाने में कारगर हो। इसलिए मैं सभी लोगों को आप मुसलमानों से काफी नाराज रहते थे, और अब इत्तेफाक से विभाग भी मुसलमानों का मिल गया है पूरा। अब क्या मुसलमान ये उम्मीद करें कि आप आपके नेता उन्हें इंसाफ देंगे? मैंने कभी अपने सामने नहीं कहा कि हम उनसे नाराज हैं। हमने कहा कि आजादी के पहले 38% नौकरियों में हिस्सेदारी थी, और आजादी के बाद जिन जिन लोगों ने इनका वोट लिया, सत्ता बनाया और सरकार चलाया,
उन लोगों ने 1% नौकरियों में हिस्सेदारी देने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हमारे पास जो उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए, जो भी, चाहे वो छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे उनके शैक्षणिक या समस्या का सवाल है, मदरसे की समस्या, जो भी उनके समाज की योजनाएं जो भी सरकार के बने होंगे, उन योजनाओं को अभी उन तक पहला मजबूती काम से तो ये पहुंचाने का करना प्रयास है करें। कि 13,000 मदरसे बंद करने हैं, करेंगे? नहीं, देखिए, अब विभाग अभी आज ही मिला है, अब उस विभाग की समीक्षा होगी, क्या काम हुए हैं, क्या रुके हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें जब समीक्षा हो जाएंगी। अभी तो नए नए, अभी तो ये जुम्मा कहने में 2-4 कोई घंटा कमी, नहीं। कोई दिक्कत है कि जो अवैध मदरसे हैं वो बंद होने चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी उचित होगा, जो समाज हित में होगा, जो संविधान के हित में होगा, हैं? वो सारे निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, स्टूडियो वो में कुछ निर्णय- गेस्ट बैठे हैं, ये कह रहे हैं यही असली सवाल है, ये मदरसे बंद होंगे या नहीं होंगे? हाँ? नहीं, वो उसका अभी समय नहीं है कि हम उसको अभी जवाब दे दें। अभी तो हमको ये तो पता करने दीजिए कि उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल अरे रही हैं, पूरी जो, रिपोर्ट होके पूर्ववर्ती ग्राउंड से आ सरकार गई है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब कोई दिक्कत है? इम्प्लीमेंट करना है तो जिन लोगों ने उनको अछूत बना के रखा था, जिन लोगों को न्याय नहीं दिया था, जिन लोगों ने उनको हक अधिकार उनके तक नहीं पहुंचाया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके बीच में, उनके दरवाजे तक उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने भड़का करके बीजेपी से ये नफरत फैला करके बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी से डरा करके वोट लेने का जिन लोगों ने काम किया था, मुझे लगता है कि बेहतर काम। तो आप माननीय एक ओम लाइन में प्रकाश राजभर जी मुसलमानों को आश्वस्त कर दीजिए कि नहीं नहीं, मदरसे बंद नहीं होंगे, कोई सवाल अरे नहीं अभी करे। तो जब सीएए लागू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया, लेकिन मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में जो भी नागरिक रहता है उसके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा, सबको नागरिकता दी जाएगी। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनका वोट का डर सता रहा है कि अब हमारा वोट चला जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, ये तो मुसलमानों के हितों में फैसला लिया है, उसका तो स्वागत दिल से करना चाहिए। सभी मुसलमान सर, भाइयों को सीएए स्वागत पे करना तो चाहिए। सवाल भी नहीं किया सर, आप जबरदस्ती सवाल बना के जवाब दिए जा रहे हो। मदरसों का क्या करना है सर? नहीं, जिन लोगों ने, जो देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोग, ये जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा वोट चला जाएगा हमारी झोली से, वो सब एनडीए के खाते में चला जाएगा, तो उन लोगों को इसकी चिंता है। जनता के हित में, समाज अच्छा, के हमारे हित में, कई दोस्त मुसलमान ये भाइयों जानना के चाह हित में- रहे हैं और उस दिन डिबेट में भी ये काफी लोग आपको बधाई दे रहे थे कि अरुण को एमएलसी बनाया जाएगा, पर ये तो विच्छेलाल राजभर ले गए, ये कैसे हो देखिए, गया? मैंने तो पहले ही कहा था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने कभी अपने लिए नहीं कहा, अब मैं आज भी कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से उस दिन में कहा था कि पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कुछ भी कुर्बानी देनी होती है, दे देते हैं। अरे भाई, और हम तो लगातार सबको कार्यकर्ताओं मिल को रहा है, सम्मान करते हैं। अकेले एक अरुण है जिनको नहीं मिल रहा, तो हम सबको तो कंसर्न है आपके लिए, मिलना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना सम्मान, जितना शोहरत आपके दिमाग में है, उतना ही हमारे समाज के दिमाग में है। हमारी पहचान हमारे समाज के लोगों से है, और हमारे समाज के लोग जिन चीजों के लिए ललायित थे कि हमारे समाज के काम हो, हमारे समाज की सुरक्षा हो, हमारे समाज के साथ इंसाफ हो। और आज देखिए कि संत कबीर अरे नगर में कौन सा घटना काम हो घटी। भैया, वो गया फर्रुखाबाद में, आपने कहा कि पीला गमछा लगा के जाओ और थाने में कुटाई हो गई। नवाबगंज थाना। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये अफवाह कौन थे फैलाया वो? जा रहा है, नवाबगंज कुटाई थाना, नहीं हुई। फरीदाबाद। कौन सा? जिन नवाबगंज लोगों थाने ने में। इस तरह की वारदात किया है, थाने के दरोगा जी खुद हाथ जोड़ करके माफी मांग लिए हैं, और वहां के एसपी साहब ने उनको पूरी तरीके से समझा दिया है और कहा कि अगर ठीक से नहीं रहना है तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि लाइन हाजिर भी हो गए होंगे। लेकिन जहां तक मुझे राजभर जी ने सूचना आज है। कहा है लेकिन कि मैं तो जानती सच नहीं ये वहाँ है कौन। कि राजभर किसी जी भी ने आज कार्यकर्ता कहा के है, साथ- एक सेकंड पूरे रुकिएगा उत्तर प्रदेश रुकिएगा। का- आज ही क्या कहा है? राजभर जी ने किसी आज भी ही कहा है, कार्यकर्ता टीवी के पर, साथ आप ही के टीवी कोई पर भी कहा प्रशासन है। एक सेकंड के लोग अरुण, ना- अरुण एक सेकंड प्लीज। वो जो उनकी हत्या हुई थी, जो उनकी वर्कर के यहाँ नंदिनी गए की। थे, नंदिनी के, तो आज ही कहा आपकी टीवी पर, आपके वो वर्कर उस पे, कि मैं तो जानते नहीं कि वहाँ पर अध्यक्ष कौन है राजभर, उसका सुभाष साहब आपका। अरे चलो, गुस्से में कह दिए हाँ, होंगे। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो गुस्से में सकता कह है। हाँ, ये दिए। हो मैं संजय चौधरी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई डिपार्टमेंट बढ़ गया, और मैं देख रहा हूं कि भाई आपने यहाँ के लोगों को तो आपने कम कम केक दिया और राजभर जी को तो पूरी थाली दे दी। भाई बाकी लोगों ने क्या गलती की थी? नहीं, सबको मिला है। अब आप कुछ विभागों को कमतर आंक सकते हो, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया का भविष्य है, उसको आप कमतर आंक सकते हैं। आपका आकलन है, आपके आकलन का सर मैंने स्वागत कमतर करता नहीं हूं। आका, लेकिन सामान्य कुछ- औसत विभाग बोला हूं सर, मैं अपने शब्द आपको बता दे रहा हूं। चौधरी साहब, आवाज पहुंच रही है?
ओके, संजय चौधरी से मेरा वीडियो लिंक टूट गया, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही कनेक्ट हूं तो उन्हें स्क्रीन पे लाते हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, आपका शुक्रिया। एक जिले से सर 2-2 एमएलसी, ये क्या कारण है भाई? जी जी, नमस्ते। देखिए, आजमगढ़ से 10 के 10 विधानसभा जीतकर समाजवादी पार्टी आई है और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रिविलेज है और उन्होंने 2 लोगों को विधान परिषद में भेजा है। पर आप ये मानते नहीं कि एक जिले से 2-2 लोगों को भेजे जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का संदेश जाएगा, जो पार्टी के लिए लड़ते हैं, विचारधारा पर जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, वो भी तो अपेक्षा करते हैं। अब एक घर में 2-2 विधायक, ऑलरेडी संग्राम विधायक हैं ही, अब उनके पिताजी भी विधायक एमएलसी, तो एक ही परिवार में सब जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो एक साथ 38 जो युवा थे, एक तरह से युवजन सभा की राजनीति से निकलकर जो लोग आए थे, ऐसे 38 लोगों को विधान परिषद भेजा था। तो जब सत्ता में रहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त विधान परिषद में भेजने की जगह होती है। जब हम सत्ता में रहते हैं, 200 से ज़्यादा सीटें हम जीत कर आते हैं, तो हम राज्यसभा में बड़ी संख्या में लोगों को भेजते हैं। हमने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 1 एमएलसी, 2 एमएलसी एक राज्यसभा भेज पाती थी। वक्त है, यही भारतीय जनता पार्टी 5 बड़े चुनाव हार गई। लगातार देखा जाए तो उसको बहुमत 96 के बाद बहुमत नहीं मिल पा रहा था। 2012 तक हारी है, 2014 में जाके उसको केंद्र में बहुमत मिला। खैर, आप किसको देते हैं ये आपकी पार्टी का विशेषाधिकार है, पर आम जनमानस के बीच इसको ये चर्चा थी कि एक जिले से और एक ही परिवार में टिकट बटे, इसको लेकर चर्चा थी। अब आप उस सवाल से बचे तो अलग बात है, लेकिन ये देखिए आज तो ओम प्रकाश राजभर ने छक्का लगा दिया, इतने बड़े बड़े विभाग। अब हाँ, सुन लीजिए, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर को गृह मंत्रालय दे देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो तो डीजीपी को चैलेंज कर रहे हैं। वो तो जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पुलिसिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश में है, जो थानाध्यक्ष है उनको चुनौती दे दिया कि जाओ गमछा पहनकर जो गुंडई अरुण बीच में मत बोलो प्लीज, हम देख लेंगे। ये क्या है कि प्रोवोक करना, एक तरह से प्रोवोक किया और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का काम किया। ये समझना चाहिए कि आपने मंत्री परिषद का सिर्फ जो है शपथ लिया है, आप जो अन्य मंत्री हैं उसी में एक मंत्री है और मंत्रालय आपके पास है, आप तो अपने को खुदा समझने लगे। तो बेहतर ये होता कि जो केंद्रीय नेतृत्व उनसे कहना चाहिए था कि आपको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कर्नाटक में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा, तो तोड़ने का जो ये सिलसिला था विपक्ष में भी ये हमारे साथ जीत कर आए। और आपको याद होगा, पर ये तो आपके लिए तसल्ली की बात है कि विधान परिषद का चुनाव, केंद्रीय मंत्री हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात 1 मिनट में लूंगा, बस कंक्लूड कर दूंगा ब्रजेश जी। महेंद्र पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम उस पार्टी में 29 साल रहे, उनका सम्मान करते थे। हम लोग डॉक्टर साहब का विद्यार्थी परिषद से आए हुए थे, और मां बहन बेटी की गाली माइक पर, आखिर इस तरह के समझौते सरकार क्यों करती है? क्यों? आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो व्यक्ति लगातार अपने आपके नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि मंदिर के सामने हम भीख मांगें। जी, कंक्लूड करें। इस तरह की बात करने के बाद संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय चौधरी, 2019 में 3,40,000 वोट मिला था। थैंक यू आईपी सिंह जी। 3,40,000 वोट मिला था ओम प्रकाश राजभर को। बड़ा छाती फट रही है आपकी, कुछ तो हाथ लगेगा नहीं? अरुण नो रनिंग कमेंट्री, फिर आईपी सिंह कुछ कहेंगे, रुक जाओ। नो प्लीज, देखो डिबेट का डेकोरम हम लोग मेंटेन करें, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करो प्लीज। मंत्री बन बेटे हैं, इनकी उम्र का मेरा भी बेटा है, अरुण उम्र का हमारा भी बेटा है। अरुण प्लीज डेकोरम मेंटेन करो प्लीज। तो संस्कार शिक्षा का दें, नहीं, यहाँ गुंडई का प्लेटफॉर्म नहीं है। सरकार में शपथ लेने का मतलब नहीं कि आप गुंडई करेंगे, अब उत्तर बात गुंडई करेंगे।
गुंडों की पार्टी हो गई इसीलिए क्या? आपको भारतीय जनता बेचैनी हो पार्टी इस रही है बात कि को माननीय बीजेपी को प्रकाश राजभर जी आश्वस्त क्यों करना इतनी चाहिए? ताकतवर बन के आगे क्या बढ़ रहे बीजेपी हैं? गुंडई कराएगी? क्यों ऐसे लड़ाई लोगों लड़ के रहे हैं पिछड़ों की? साथ क्यों सामने लड़ाई लड़ रहे हैं चेहरों पर दलितों बैठ की? के क्यों लड़ अरे रहे हैं पहले मुसलमानों राउंड में की? नहीं क्यों लड़ लड़ते रहे हैं भाई आप पिछड़ों लोग। की? जाओ उत्तर प्रदेश क्यों उनके बर्दाश्त हकों की करें। बात धन्यवाद। कर रहे हैं? ना, उनके ना, हकों ना, की गलत बात करने में बात। आपको तकलीफ हो रही है? आईपी सिंह जी, आपकी अरे आप तकलीफ सीनियर मैं समझ व्यक्ति हैं, सकता आप सर हूं। क्या आपको कर रहे नहीं हैं? मिलेगा MLC पर। डिसिप्लिन मत नहीं तोड़िए। मिलेगा विधायक की थैंक यू सीट दोनों पर। लोगों को और सीधे संजय नहीं चौधरी मिलेगी को कोई प्रणाम। जिम्मेदारी, खाली चिल्ला मैं के बिल्कुल रहिए। अलाउ नहीं करूंगा, झगड़ा लड़ाई मुझे अगर पसंद मुख्यमंत्री जी नहीं, ने मैं अलाउ जवाब नहीं ये करूंगा। चारों को धन्यवाद। बर्खास्त कर देना संजय चाहिए, चौधरी जी को ऐसे कनेक्ट किया मंत्री जाए। को, बेशरम धन्यवाद, मंत्री को, थैंक यू, जो थैंक यू। गृह मंत्री की भाषा बोल रहा हो। भाई आईपी सिंह जी तो नाराज है कि आप भेदभाव तो आपके यहाँ हुआ है। इनसे संजय कहिए, चौधरी इनकी जी, उम्र का हमारा बेटा धन्यवाद। है। हाँ आईपी सिंह जी सभी से धन्यवाद। ठीक से आप बात संजय करें। जी बोलेंगे। संजय जी गो अहेड। देखिए आईपी भाई बहुत चीज़ें याद दिला रहे थे और मैं बहुत चीज़ें भूलना चाहता हूं। अगर बहुत चीज़ें मुझे याद आ जाएगी तो बहुत कष्ट हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मामला एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने प्रत्याशियों को तय किया है। इसमें एक ऐसा प्रत्याशी है जो IIT दिल्ली से पास आउट है, कुछ ऐसे हैं जो PhD होल्डर हैं, एक इसमें इंजीनियर हैं, एक पत्रकार बिरादरी से आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो समाज के अच्छे वर्ग हैं उन सारे वर्गों में युवाओं को और सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ अपने सहयोगियों को भी समेटा है, उनको भी सहेजा है और इस आधार पर जो अपर हाउस है उसके लिए एक बेहतरीन प्रत्याशियों की श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी ने उतारी है। और मैं जानना चाहता हूं मुझको कि लगता इस है बार कि कल या आप परसों वो सीधी सभी- टक्कर से आप लोग क्यों दोनों लोग पीछे हट गए? मैं तो मान रहा था आप 11वां उतारोगे। नहीं देखिए, सामने वाले अगर उतारते तो हम जरूर उतारते। उनके पास पिछली बार कम थे, उन्होंने उतारा था तो इसलिए हमने उतार दिया। और इस बार उन्होंने नहीं उतारा तो मुझे लगता है कि जब सामने वाला ताल ठोकने को तैयार नहीं है तो उससे लड़ने की क्या ज़रूरत है। वो खुद मैदान छोड़कर भाग रहा है। अगर वो निश्चित रूप से अपनी संख्या के आगे प्रत्याशी उतारते तो हम भी उतारते। और लेट मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, पिछली बार आप डिबेट में थी तो ये वायदा करके गई थी कि टिकट घोषित हो जाएंगे। आज तारीख क्या है दुबे जी? 12 जी, टिकट 15 मोस्ट मतलब? प्रोबेबली 15 तारीख को टिकट घोषित कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। कल भी हमारी मीटिंग चल रही थी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अरे है। 15 तक आचार संहिता भी आ जाएगी। आ जाने दीजिए ब्रजेश जी, आचार संहिता भी आ जाएगी। पर एक सवाल तो बनता है आज भारतीय जनता पार्टी के से, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अरे अपना पहले क्लैरिटी दीजिए ना कि टिकट नहीं घोषित हो रहे हैं, पहले तो हो वो रहे हैं। आज बताना भी तो पड़ेगा। दूसरी लिस्ट आई है बीजेपी ब्रजेश सवाल जी। नेक्स्ट पूछिएगा। नहीं ब्रजेश जी, आज भी दूसरी लिस्ट आई है और बहुत जल्दी अब तीसरी लिस्ट आएगी, उसमें उत्तर प्रदेश के सारे नाम आ जाएंगे। नहीं, दुबे जी पूछ रहे थे कोई कठिनाई है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे? नहीं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। अब उनको बोलने दीजिए। देखिए, समन्वय समिति की भी मीटिंग लगातार चल रही है। कल भी एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो एक मीटिंग होती है, जो सेंट्रल इलेक्शन की जो, वो भी कल हो गई है और उसके बाद तुरंत आपको नाम घोषित कर दिए पर जाएंगे। जब 17 में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, 17 सीटों पर तो कहीं 80 में लड़ते तो नहीं तो चुनाव बीत जाता और शायद कैंडिडेट ना आते। नहीं, किसने का प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? प्रत्याशी प्रत्याशी भी मिल रहे हैं अमनमणि और त्रिपाठी। लिस्टें भी आ रही अमनमणि हैं। त्रिपाठी। क्यों 2 इनके बीच लिस्ट में बोल आ रहे हो? चुकी हैं। नहीं, सवाल तो एक ये बनता है कि आज एक MLC के चुनाव जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। क्या कमी है लिस्ट में? नहीं, मैं ये जो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो लागू कर रहे थे और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 33% आरक्षण की, और उसके लिए परसीमन का इंतजार कर रहे थे, पर आज जब MLC बनाने की बात आई, अपर हाउस की बात आई, तो कहाँ है नारियां? कोई लिस्ट में नारी हैं तो आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो एक बात का जवाब दीजिए, अमनमणि त्रिपाठी जी कौन है? नहीं, अमनमणि त्रिपाठी जी तो ठीक है, लेकिन नारियां कहाँ हैं ये तो नहीं। बताएं। कौन है ये? इतना सज्जन उनको लिया कांग्रेस में आपने? फिर आप अमनमणि बोल को? के और हम नहीं बोले, अमनमणि चुप पे हैं क्या हम। चार्जेस है पता है आपको? अरे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पे तो एक से एक लिस्ट फिर निकाल नारी देंगे हम शक्ति की पूरी। बात कहाँ? अंत में तो नारी जीत शक्ति- इंपॉर्टेंट है। आपको लगा विनिंग कैंडिडेट नहीं, मिलेगा? नारी शक्ति पर ये सवाल तो पूछने दीजिए कम से कम। अमनमणि त्रिपाठी ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी हम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी नहीं, है आप और मत लंबी इतनी हो जाएगी जिससे पूरी डिबेट आपकी उसी तो पर आपके यहाँ खत्म भी तो हो लोग वैसे ही, आप ही तो ले रही हैं पार्टी में, नहीं, वरना त्रिपाठी जैसे लोगों को क्या काम है कांग्रेस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए पहले कि पहले किस पार्टी में थे, ये भी तो बता दे। अब तो आपके यहाँ है ना, अविनाश पांडे लिपट के फोटो खिंचाए थे। हाँ? देखिए दुबे जी, आप क्यों मुंह बंद किए?
रुक जाओ, हाँ बोलिए आप। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कहाँ है अब? खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपर हाउस में ना इनके पास कोई योग्य महिला बची है, ना इनके पास कोई योग्य पत्रकार भी मिली। अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, इन्होंने योग्य पत्रकार की बात की, योग्य महिलाओं मतलब योग्य पुरुषों की बात की, युवाओं की भी बात की, पर महिला इनकी पार्टी में ना कोई है, ना कोई चेहरा है, ना कोई योग्य है, ना कोई युवा बचा है, ना कोई पत्रकार बचा है। तो अच्छा, आपने इतनी बड़ी स्पीच दे दी, पर हमारे दोस्त अरुण राजभर को एक बार भी बधाई नहीं दी। नहीं, इनको बधाई दे रहे हैं, पर उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आप ये पीला गमछा पहन के ही न्याय दिलाएंगे, बाकी सबका क्या होगा? देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है। बेचारे थाने हैं, थाने गए थे, वही तो कह रही हूँ कि आप अपनी पार्टी की महिला को जिसकी संजय हत्या हो चौधरी गई, की पार्टी ने इंतजाम कर दिया। नहीं, जिसकी हत्या हो गई उसको न्याय दिलाने के लिए पीला गमछा पहनना पड़ रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति और महिलाओं का न्याय। यहाँ से भी इनको चले आना पड़ा, और वो भी आप कैसे? लोग तो नहीं पहुंचे न्याय दिलाने। अरे भाई, अरुण, आप एक मिनट सक्षम बोल नहीं रहे है, हैं तो बताइए। अरुण, इतना सब्र होना चाहिए। अरुण रुक जाओ। अरे आपकी पार्टी की महिला ना गलत बोल बात। रहे हैं अरुण, आज आप आउट ऑफ टर्न, मतलब ये ठीक नहीं अरुण है। जी, जरा कह लेने दो, पहला राउंड है भाई। आपकी सबकी पार्टी बात की है। नेता है, हमें भी दुख होता है, महिला है, और हम उनके लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा तब मानना चाहिए कि हम अगर आपको कोई दोष दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आज न्याय के लिए क्यों पीला गमछा पहनना पड़ रहा है? क्या यही न्याय है कि हम पीला गमछा नहीं पहनेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा? क्या साबित करना चाहता है ये आपका पीला गमछा? इस सवाल का जवाब मैं पूछना चाह रही थी। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, किसी महिला की अगर हत्या हुई है तो उसको तुरंत के तुरंत न्याय मिलना चाहिए, और वो किसी को भी मिलना चाहिए। अमन मणि लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होगा। अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, लिस्ट में नाम आएगा तो जरूर लड़ेंगे। अभी लिस्ट आई नहीं है तो हम इस पर हम कैसे आपको अभी जवाब दे सकते हैं? अभी तो लिस्ट का वेट कर रहे हैं ना। कब आएगी? मैंने कहा ना, जल्दी तीसरी लिस्ट में आ जाएंगे नाम। पिछली बार तो कह के गई नहीं आई, 2 लिस्ट निकल गई। अरे तो 2 लिस्ट आई ना, 2 लिस्टों में नाम तो आ मैं रही तो है। ये कह रहा हूँ कहीं चुनाव ना खत्म हो जाए और पता चला लिस्ट का इंतजार होता रहे, और हर चीज देखनी पड़ेगी। ठीक, सुशील दुबे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहता हूँ। एक तो ये निर्विरोध कैसे हो गया, जबकि राज्यसभा वाले में तो मतलब बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई थी, तो ये निर्विरोध होना थोड़ा आश्चर्यजनक है। और दूसरा, राजभर जी का तो बड़ा सही हो गया। देश के 3 बड़े नाम का मैं नाम ले रहा हूँ जी। एक तो भारत समाचार, दूसरे मीडिया मास्टर ब्रजेश मिश्रा, तीसरे यहाँ के शानदार अभी बोलेंगे बीरेंद्र सिंह जी। ये जो आज और लगभग 2 डिप्टी सीएम तो हैं यहाँ पर, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जी। हमें लगता है कि ये अघोषित डिप्टी सीएम हो गए हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर। ये झगड़ा लगवाने की, और इनका श्रेय केवल और केवल भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा को जाता है। पिछली मीटिंग में हम बधाई दी थी। अरे हमने खुल के बधाई दी थी राजभर जी को। भाई, ये राजभर जी हाथ पैर धो के पिए आप लोगों के, अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपनी राजनीतिक समझ से उन्होंने देख तो लिया था मेहनत। घोसी में मेहनत देख तो ली थी मैंने, आपने भी देखी थी और हमने भी देखी, देश ने देखी थी घोसी में। अभी तो हुआ है। एक बधाई तो बनती है सर। बधाई नहीं, हमने दूसरी बात कही भाई। हम एक चीज बताइए, हम हर वक्त वोटरों को देंगे, हम पत्रकार जगत से आते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम तो पत्रकारों को देंगे। आपने कितना राजभर कर करके MP भी हो गया, वहां से लड़का मंत्री भी हो गए। अच्छा, तो भैया पिछड़ों की लड़ाई, गरीब वंचितों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई कोई पत्रकार तो लड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि डिप्टी सीएम लेवल पे हो गए भाई अघोषित। वो डिप्टी नंबर 2 हो गए। अब होगी के बाद उन्हीं का नंबर है। जब प्रदेश में वक्फ उनके पास, अल्पसंख्यक उनके पास, मुसलमान 23 करोड़ उनके पास, पंचायत का मतलब मान लीजिए कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उनके पास। अच्छा, पूरा पॉलिटिकल देश का, उत्तर प्रदेश का। ये तो अब योगी जी को समझना पड़ेगा। प्रधान, BDC, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, जो राजीव गांधी ने कभी कल्पना की थी मनरेगा। अब मनरेगा में इतना बड़ा काम है इनके पास कि ये जो दोनों हमारे पुत्र यहाँ बैठे हैं, मंत्री पुत्र, यही नहीं संभाल पाएंगे। इतना काम है इसमें, इतना काम है। और एक जवाब तो दे ही देते कि वो अवैध मदरसे हैं, उसको थोड़ा सा हम
जब अवैध है, और जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में सर कुछ पीड़ा है आपको सर? नहीं, मुझे बिल्कुल मैं खुला बात करता हूँ, मैं ब्रजेश मिश्रा वाला वो हूँ, बैठा हूँ, हमें साफ बोलता हूँ, जैसे मैं अभी कांग्रेस की उनको बता रहा हूँ। सर जो व्यक्ति गांव-गांव घूमा है उससे अच्छा पंचायती राज कौन चला सकता है, मुझे बताओ। नंबर पर मोदी का टिकट क्लियर किया, दूसरे नंबर पर राजनाथ जी का टिकट क्लियर। अरे कुछ ना करें कांग्रेस से, अमन मणि को छोड़िए, प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी का क्लियर कर दें, और लड़े न लड़े बात की बात है, घोषित कर दें कि मैंने 15-17 में ये 2 टिकट क्लियर किए। ये भी हिम्मत नहीं है पांडे जी, कौन पांडे जी और जयराय जी में इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना ये 1 सीटें हैं। अच्छा, ये अमन मणि को ले आए, मतलब तो बड़ा आश्चर्यजनक है। क्या मतलब, क्या ब्राह्मण अब राजभर, क्या ब्राह्मण लड़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी है? अरे सारा सिंह कहे तो रही है, सारा सिंह ले आए अमन मणि को, ये कांग्रेस का चेहरा। महाराजन क्लियर है, सब सुप्रिया सुरेश बना कर देंगी तो कोई नहीं तो आएगा ही आएगा। तो अब ये अभी टिकट वैसे ही आएंगे आपके। अब दूसरी बात ब्रजेश जी, आप और भारत समाचार पे एक और बोझ आ गया ये सर अब राजभर जी के लिए कुछ ना कहना, अब रहने दो। चलिए, तो कहने उन्हीं पे जा रहे थे, कहने हम उन्हीं पे जा रहे थे। सर बहुत लोग को तकलीफ है, मैं उनकी बात रखता हूं। मुझे तकलीफ नहीं है, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं। क्या मैंने उस दिन कहा था, क्या बोलने में बात बोलने, कौन पत्रकार इतना खुला बोलेगा? मोदी से बड़ा बोलने वाला अगर कोई अगर है उत्तर प्रदेश में तो उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, जिन्होंने छाती पे पैर रख के मंत्री पद भी ले लिया। ये तो आप पीड़ा है सर। अरे हमारे अंदर इतनी खुशी, हमने तब भी खुशी, आज भी पानी दे दीजिए। रखा है, पानी रखा है, अभी चुनाव आ रहा है, पानी रखा है, 24 आ रहा है, पानी रखा है, 24 आ रहा है। फरखाबाद वाला बहुत परेशान था, फरखाबाद का बेचारा बहुत दरोगा, खाली एक दरोगा खाली दरोगा फरखाबाद वाला परेशान था। क्या उसने कहा कि कमरा भी रखो, दोनों मोबाइल भी रखो और बैठ जाओ। उसके बाद वहां का कोई वो बड़ा नेता वो आया, वो घेराव बोला, हम घेराव करेंगे। हाँ, वहाँ नवाबगंज थाना है फरखाबाद में, वहां का वो है, वो दरोगा जो है वो इंस्पेक्टर भी नहीं है। फिर इंस्पेक्टर के पास गया, उसने कहा बिल जो किया वो ठीक किया, अब गमछा भी रखो। देखिए पॉलिटी नेता है, ये हर चीज लीडर। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी गरीब के बेटे को विभाग नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो फिर एक मंत्री बन के, कैबिनेट मंत्री बन के ये कहेगा कि डीजीपी को हम वो मेरे डीजीपी चाहे। आपकी मानसिकता यह बता रही है कि ब्राह्मण मानसिकता है, सवर्ण मानसिकता है, ब्राह्मण मानसिकता है, सवर्ण मानसिकता है मेरी। मैं दुबे हूँ, मंत्री बनने लायक नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं तमाम करोड़ों गरीब कमजोर के अंदर खुशी है, तो सवर्ण है, तमाम पिछड़े दलितों के अंदर खुशी है। पत्रकार ने ब्राह्मण पत्रकार मिश्रा ने ब्रजेश मिश्रा ने मंत्री बना दिया। दिखाने दे सर। ब्रजेश मिश्रा ने। अच्छा एक काम करते हैं सीधे, हाँ अरुण अब आप बताओ क्या परेशानी है, क्यों दुबे जी को बोलने नहीं दे रहे? दुबे जी की गला सूख गया है, उनके नस जो है बहुत तेजी से रन कर रहे हैं, उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। सब सुन लो, अब वो किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। सब सुन लो, अभी एक परिवार का व्यक्ति किसी को नहीं, कैबिनेट मंत्री कैसे बन सकता है? को नहीं बोलने देंगे। वो उत्तर प्रदेश में मंत्री कैसे बन सकता है? वो पंचायती राज नहीं संभाल सकता है। सर रुक तो जाओ, ब्राह्मण वोट चाहिए। अरे सर क्या हो गया? अरे समझ में आ रही है, संघर्ष के दम पर यहाँ पहुंचे हैं, आपके गाली में नहीं पहुंचे हैं। आपने कभी हमको आपके पिताजी आपने कभी नहीं कहा कि काम सही ब्राह्मणों का आप सम्मान नहीं करोगे, ब्राह्मण किसी का हम अपमान नहीं करते हैं। अच्छा सर रुक जाओ, अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ, जिसको चाहो उसको हम, अरे रुक जाओ, इतने बड़े हो गए। अरे सर रुक जाओ, रेल तो दिया दरोगा ने, रेल तो दिया दरोगा ने। शिकार है फ्रस्ट्रेशन ब्राह्मण, अरे रुक जाओ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे सर रुक जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे सर रुक जाओ अरुण, आप भी सर रुक जाओ। ये ब्राह्मण बड़ा अरे रुक जाओ सर, तकलीफ इनकी इतनी छाती फट रही है। अरे देश के छाती क्यों इतना अरे सर, अच्छा रुक, अच्छा अरुण, अच्छा बीरेन जी आ गए भाई, बीरेन जी थैंक यू सर, थैंक यू बीरेन जी। ऐसा कुछ नहीं। बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एमएलसी का चुनाव था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं, ये तो निर्विरोध हो रहा है। और दूसरा, आज तो विभाग बटे, आज तो बम है। बिल्कुल, देखिए आज ऐसे विषय पर बातचीत हो रही है कि जब कुछ लोगों की लॉटरी लग गई, कुछ लोगों का राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया, कुछ लोग उच्च सदन से बाहर हो गए और कुछ ऐसे भी नाम आए
जिनके संघर्ष काफी लंबा था और आज उनको बहुत बड़े पद भी मिल गए। ब्रजेश जी, ये जो विधान परिषद के 13 सीटों का चुनाव हुआ जी, जिसमें निर्विरोध चयन तय है, उसमें देखिए मोहसिन रजा, बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह ये और विद्यासागर सोनकर, ये 4 बड़े नाम थे जो भाजपा से इस बार नहीं रिपीट हो पाए। विद्यासागर सोनकर हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़े, वो पहले भी सांसद रहे हैं, उनको पार्टी आगे कई मौका देने वाली होगी। लेकिन इनका क्या होगा? एक हमारे एमएलसी साहब थे, वो मंत्री को पीछे धकेल के अपना आगे फोटो खिंचवाने लगते थे, उनका नाम कट गया। और बुक्कल नवाब तो खैर लोग जानते ही हैं, ईरानी चाय पिलाने के मशहूर, वो भी चले गए। अब बात आती है कि भाजपा ने तो जो किया, लेकिन सपा पे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का नाम कट गया। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बार रिपीट नहीं किया और एक जिले से 2 एमएलसी बना दिया। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो लोग तो निर्दलीय हो जाएंगे क्योंकि सीट जितनी है 13 उतने प्रत्याशी हैं। अच्छा, बार बार खरीद फरोख्त का आरोप झेले कौन और माथा पच्ची करे कौन? कौन किसको तोड़ा? इससे अच्छा बोले चलो बराबर हो जाए मामला, ठीक करो इसको। लेकिन भाजपा में 2 नामों की जिनकी आपने चर्चा की, वो उनकी चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है, विजय बहादुर पाठक और महेंद्र सिंह, जो संगठन के लोग हैं। महेंद्र सिंह तो मंत्री थे, उनका पद चला गया, मंत्री पद से उनको हटा दिया गया, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और आज भी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। तो भाजपा में एक चीज जो पुराने लोग हैं उन्होंने ये दिखाई कि सब्र के साथ आगे बढ़ना है, पार्टी की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, मंत्री पद आता और जाता रहेगा। तो ये बात तो समर्पित कार्यकर्ता जो होता है वो सोचता है। जी ब्रजेश जी, अगर सपा चाहती तो बलराम सिंह यादव को रोक सकती थी, उनकी जगह किसी और बड़े कार्यकर्ता को वो भेज सकती थी, एक सीट थी। लेकिन लोग कहने लगे कि उनका अंतिम मामला है, बुजुर्ग हैं, एक मौका उनको मिल जाना चाहिए। तो अखिलेश हाँ, तो एक मौका तो अहमद हसन को को भी मिला और वो सीट बीजेपी को चली गई उनके निधन के पश्चात। देखिए, ये कौन सा मौका देने की बात हुई? बहुत बार चूक होती है और बहुत बार नेताओं के सामने मजबूरियां भी होती हैं और कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी करना पड़ता है और वो चीजें होती हैं जी। लेकिन होशियारी इसमें है, चालाकी, कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। चुनाव के नाम पे चुनाव हो जाए और चुनाव मतदान भी ना हो और सब निर्विरोध चुन लिए जाए। नेता देखिए, अपनी सेटिंग की बात आती है, पेंशन हो, वेतन हो, सुविधा हो, ये सब एक साथ हो जाते हैं, आपस में मिलके बना लेते हैं माहौल। तो राज्यसभा में आपने देखा थोड़ा बहुत कुश्ती हुई, उसके बाद अब एमएलसी में वो बवाल कौन कर रहे, उस पर इतना माथा पच्ची की जरूरत नहीं थी। ब्रजेश जी, आज मंत्रियों को विभाग बंट गए। ओम प्रकाश राजभर का कह दीजिए कि जमाना आज बहुत तगड़ा चल रहा है और कहते ना कि आंधियों में चिराग जलने लगा है उनका। आज राजभर को भाजपा ने इतना दे दिया कि शायद उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा और दिल खोल कर दिया। तो राजभर ने भी भाजपा के लिए काफी लंबी प्रतीक्षा की। राष्ट्रपति चुनाव से वो बीजेपी के साथ आए थे जी और आज तक वो लड़ते रहे। उनकी लंबी तपस्या का कहा जाए तो अब इनाम मिला। अगर ये घोषित चुनाव ना हारे होते दारा सिंह तो राजभर को पहले मिल जाता। ये दारा सिंह के चक्कर में सब लेट हुआ। वैसे एक चीज और आप तारीफ करिएगा ओम प्रकाश राजभर की कि जिस एमएलसी की सीट वो अपने बेटे अरुण राजभर को दे सकते थे वो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को दी। अपने परिवार को सीटें देने का उदाहरण संजय निषाद के रूप में मौजूद है, जहां उनके बेटा सांसद और विधायक और वो खुद मंत्री भी हैं। तो इस मामले में राजभर ने बड़प्पन दिखाया, उनका बड़ा दिल है और वो जमीनी नेता के तौर पर
उन्होंने एक संदेश दिया अपने समाज को कि सब कुछ खाली उनके परिवार में नहीं रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। वैसे लोकदल को तो गन्ना के खोई भी चूसने लायक नहीं छोड़ा कि जो रस चूसने के बाद खोई निकलती है फोकला, वो वहां से अगर कुछ चाटने को मिले तो विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी। ऐसा ना कहो वीरेन जी, विज्ञान तकनीकी हमारे दोस्त संजय भाई बता रहे थे, बहुत अच्छा है। आप कहाँ ये सब? संजय चौधरी साहब तो नगर विकास जैसे महकमे में टंडन जी के साथ रहे हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। अब वो पार्टी प्रवक्ता हैं, वो बोले भले, लेकिन हर कोई जानता है कि विज्ञान यहाँ कौन रॉकेट उत्तर प्रदेश से छोड़ा जा रहा है, कौन लॉन्चर छोड़ा जा रहा है कि साइंस में प्रयोग होगा। ये तो भारत सरकार के पास इसका सब अधिकार है। अच्छा ठीक है। तो आज अनिल दुबे होते तो आज माथा पीट लेते अपना कि ये क्या हो गया, क्या जवाब दें। सब कुछ राजभर पर लुटा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हर कोई जानता है, ये तो झगड़ा लगाने वाली बात हो गई। नहीं देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि महत्वपूर्ण विभाग क्या होता है, बड़ा विभाग क्या होता है, मलाईदार विभाग क्या होता है, हर कोई जानता है, इसमें कहीं ना कुछ नहीं है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि जरूरत से ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं नसीब, और सब कुछ है फिर भी जो रोता रहे उसे कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो हमेशा खुश रहे उसको कहते हैं खुश नसीब। तो आज बहुत सारे लोग इस श्रेणी में हैं, बाकी वो लगा ले अंदाजा अपना अपना किसको क्या मिला। हो सकता है कि इससे बड़ी कोई चीज केंद्र में जयंत चौधरी की प्रतीक्षा कर रही हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में शायद विभागों के मामले में बातचीत हल्की हुई हो। बहरहाल आज राजभर के सहयोगी जो भाजपा के सहयोगी हैं, राजभर को देखकर ये कह रहे होंगे, उनकी किस्मत पर रंज कर रहे होंगे, और ये गाना भी गा सकते हैं कि जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, और डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी, और खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 51 प्रत्याशी घोषित करने के बाद फिर सूची रोक लिए, कोई दबाव है सर? नहीं, कोई दबाव नहीं है, और मुझको लगता है कि कल बैठक होने वाली है। कल शाम को उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, और मुझे लगता है कि परसों तक आपके पास सूची सार्वजनिक हो जाएगी। गठबंधन में सहयोगियों को क्या दे रहे हैं सर? सहयोगियों से सारी बात हो चुकी है, और सहयोगी अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में कुछ ने चयन कर लिया है, कुछ ने घोषित कर दिया है। जो बचे हैं वो भी घोषित कर देंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ, मुझको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ये सारी सूची सार्वजनिक हो जाएगी। हमारे सारे संसदीय क्षेत्रों में कार्यालय खुल चुके हैं। नीचे पार्टी की स्ट्रेटजी जो स्थान स्थान पर क्लस्टर के बेस पर हमने बनाई है, उसके आधार पर राजभर जी ने एक सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है और आरएलडी ने 2। क्या और उम्मीद करें ये लोग, या फिर इतने पे रुक जाएं? सबको सामंजस्य के रूप में, जिसको जहां उपयोगिता है, यहाँ है, केंद्र में है, मंत्रिमंडल में है, लोक परिषद में है, सबको यथोचित सम्मान मिलेगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की ही नीति है कि हमने अपने सारे सहयोगियों को समेटा है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो गठबंधन है, उसमें जो राजनीतिक दल हैं, उसमें गठबंधन भले कर लिया हो, लेकिन ना राज्यसभा की न विधान परिषद की सीटों में अपने सहयोगी दल को कोई शेयर देने से परहेज हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो 80 का आंकड़ा है, उसको जो लक्ष्य है उसको पाएगी। ठीक बात है। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। अरुण, मंत्री बनो, आप सीट मिले, आपको एमएलसी बनो आप लोग, और यहाँ बुराई हम जेल में बैठ के, ये क्यों भाई? बड़ी बढ़िया बात किया है हमारे वीरेंद्र जी ने, बहुत अच्छी बात किया है। उन्हीं की बात को मैं अगर दोहरा दूं
तो कितने लोगों की छाती फटने लगेगी कि सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को एमएलसी कैसे बना दिया, सामान्य कार्यकर्ता को कैसे राजनीति में आगे कर दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के बीच में रह करके जो काम किया उसको अब वो जो विभाग पाए हैं उसमें वो कैसे काम करेंगे, उसके लिए उनको चिंता बढ़ गई। वो सभी लोगों की मानसिकता यह प्रदेश की जनता देख रही है कि जो गरीबों के लिए काम करता है, पिछड़ों के लिए काम करता है, दलितों के लिए का सोचता है, सामान्य वर्ग के लिए सोचता है, तमाम उन उपेक्षित। अच्छा, मूल मुद्दे पे हम लोग लौटते हैं, लोकसभा के चुनाव पे। तो बस घोषित ठीक है, और तो नहीं कुछ। आप तो कह रहे थे कि छड़ी कहीं खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी, बात हुई थी ना ये बात। हाँ, कि छड़ी कहीं खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी। मैंने कहा छड़ी खड़ी भी रहेगी, छड़ी डट के लड़ेगी भी, और पूरे तो बस घोषी में ही लड़ेगी ना? नहीं, पूरे 80 लोकसभा सीटों में छड़ी का झंडा, पीला झंडा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ता नजर आएंगे। हमारा लक्ष्य तो ये जो गाजीपुर, बलिया और ये सब अब खत्म करें चैप्टर, या अभी खोल के रखें? अभी आप तो कह रहे हैं कि पिछले हमारे तमाम बातों को चर्चा में अगर देखेंगे तो जो मैंने कहा क्या वो सार्थक हुए कि नहीं हुए? हाँ, हुआ। आप आगे देखिए, आपने जो कहा वो किया, लेकिन एक काम नहीं किया, दूसरी सीट का नाम नहीं बताया अभी तक। नहीं, तो अभी आप देखिएगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ काम कर रही है, हम अलायंस में हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से कुछ बातें चल रही हैं। आप आगे देखते जाइए, कुछ चीजें आगे भी दिखेंगी। कार्यकर्ताओं भाई गाजीपुर कैसे दे दें आपको, वहां नहीं बनता आपका? नहीं, हम सीट देखिए, हमारा लक्ष्य है 80 सीट जीतना, और 80 सीट में गाजीपुर भी है, 80 सीट में बलिया भी है, 80 सीट में छड़ी। तो छड़ी जहां से लड़ रही है, छड़ी जहां जहां दिख रही है वो आगे सामने दिखेंगे। अभी तो सारे प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। तो मतलब एक आध सीट अभी बढ़ सकती है, हम लोग ये उम्मीद करें? नहीं, देखिए वार्ता का क्रम चल रहा है। वार्ता के दरमियान कोई भी राजनीतिक दल वार्ता क्रम बंद नहीं करता है। बात चल रही, बात बन जाएगी तो आपको दिख जाएगा। ठीक, आईपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थैंक यू, प्लीज वेट, अभी समय बचा तो आपको फिर कनेक्ट करेंगे। अब आईपी सिंह जी की बारी। आईपी सिंह जी, आपने 33 सीटें ही घोषित की, अभी बाकी सीटों पर घोषणा रुक गई, और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस भी अभी तक 17 सीटें आपसे तो ली, लेकिन बार बार मैं प्रियंका जी से पूछता हूं तो हर बार वो एक नई डेट दे देती हैं। जैसे हमारे राजभर जी को पहले डेट मिलती थी, अब प्रियंका जी एक नई डेट दे रही। प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे हैं सर, कोई रणनीतिक वजह है या फिर कोई दबाव है? देखिए ब्रजेश जी, पीछे कुछ सवाल हुए, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है, फिर मैं इस सवाल पर आता हूं आपके पास। 2022 का जो विधान परिषद का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने चौथा प्रत्याशी नहीं उतारा था, इसलिए ये बात कहना कि हम पिछली बार प्रत्याशी उतारे थे और इस बार नहीं उतारे, तो ये तो मैं जवाब देता हूं। ये जानना भी, क्योंकि चुनाव 2 वर्ष में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि पिछला डेटा क्या था, क्या स्थिति थी। और फिर रही प्रत्याशियों की बात, तो कांग्रेस के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उत्तर प्रदेश में जो हमारी कैंडिडेट लड़ने वाले हैं उनके बारे में मंथन पूरा हो चुका है, 3-3 बार पार्टी ने सर्वे करा लिया है, तो हम बहुत ही मुकम्मल तैयारी के साथ जिन्हें लड़ना है उन्हें बता दिया गया है। वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में दमखम के साथ लगे हुए हैं, और बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट इस बार आएगा, क्योंकि जो आप बता रहे कि नेताओं को बहुत कुछ इस पार्टी ने दिया है, वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। जातिगत जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे समाजवादी पार्टी ने उठाया था। आप बिहार में देखिए, राजद और जदयू के गठबंधन में 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए जातिगत जनगणना का जो डेटा आया देना था। जब बीजेपी के साथ जदयू चली गई तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने उस पूरे मुद्दे को हाईजैक कर दिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आज देश में प्रधानमंत्री जी को सर, जो मैंने सवाल किया उसका भी थोड़ा जवाब दे दें सर, वक्त भी कम है। चुनाव में जाने से पहले स्पष्ट करना चाहिए कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में होगी कि नहीं होगी। जी कुछ पूछ रहे हैं? तो आप बताएं फिर कि ये टिकट घोषित क्यों नहीं कर पा रही है आपकी सहयोगी कांग्रेस, क्या समस्या है वहां पे? कोई और तो नहीं आपके साथ गेम की तैयारी में है? उनकी तैयारी हो चुकी है। नहीं, देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है जी, और उनकी दूसरी सूची आई है, और सभी ये दल जानते हैं कि फर्स्ट फेज सेकंड चर्चा तो आज सच कहिए ब्रजेश जी चुनाव आयोग में
एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया ऐन वक्त पर, कहते हैं ना कि दुआरे आई बारात तो संदन चली स्नान। तो ऐसे दौर में चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दे देना, जब चुनाव घोषित, याद करिए 10, 11, 12 ये 3 मार्च की, ये 3 ऐसी डेट हैं जो पिछले 5 साल पहले 2019 में चुनाव यही घोषित हुआ था। और चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने के बाद देश में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि प्रचंड गर्मी में जी जब तप रहा होगा देश 40, 45, 48 थोड़ा वक्त का अभाव है, कंक्लूड करें जी। उस समय जनता सड़कों पर वोट डालने निकलेगी। ऑलराइट, मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं कि क्या कारण है, कांग्रेस कोई और रणनीति का इंतजार कर रही, आप किसी को वैकल्पिक गठबंधन में इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस कारण सीटें घोषित नहीं हो रही? ब्रजेश जी, अगर रणनीति है तो उसको टीवी चैनल पे कैसे मैं खोल दूं? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, किसके साथ रणनीति बन रही है? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि रणनीति है तो नहीं, टीवी तो चैनल हर पे तरह थोड़ी से सवाल रणनीतियां पूछूंगा। बताई जाती हैं, वो तो सीक्रेट होता है, वो तो समय आने पे ही पता चलता है। नीला पर एक बात हाथी। में, अरे ब्रजेश जी सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव की तैयारी ही सब कुछ है, मुद्दे कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी आज एक भी मुद्दा गिनाने में असमर्थ है। अभी अरुण राजभर जी को आप बधाई देने की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं उनको बधाई दे देती हूँ, पर ये भी तो पूछूंगी कि मनरेगा में 2-2 महीने की मन है तभी तो, हमारे दबाव में मत दो बधाई। नहीं, सुनिए, मन है तभी दीजिए। सुनिए ब्रजेश जी, 2-2 महीने की सैलरी नहीं आई है मनरेगा में। और ये बताइए कि संविदा पे जो नौकरियां भर्ती कर रहे हैं उनकी गारंटी कब होगी? ये बताइए कि जो वहां पर गारंटी होती है 100 डेज वर्क की, वो कहाँ मिल पा रही है? 100 दिन का काम भी नहीं मिल पा रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती इनको घेर के बैठी हुई है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उस पर क्या मदद कर पा रही है? ये अभी भी हेल्पलेस ही नजर आते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि मुद्दे क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और मुद्दा ये है कि बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। 30 लाख सरकारी नौकरियों की अगर कोई गारंटी ले सकता है तो आज की डेट पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ले सकती है। उसके साथ में बच्चों को अप्रेंटिस भी देगी, 1 साल तक रोजगार की गारंटी। बुजुर्गों को जो एक छूट मिला करती थी रेलवे में, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दी। पर हकीकत ये है कि हम उसको फिर से वापस लाएंगे। और देखिए, ये जो हमारा अग्निवीर है ना, इसको हम परमानेंट करेंगे। ये बच्चों के साथ ना इंसाफी है। 300 रुपए का जो है ना, वो कि चक्कर में बच्चे का वो नहीं हो पाया, प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। ये विधान परिषद वाला निर्विरोध कैसे कर लिए? उसमें तो बड़ा झंझट हो गया था परिषद, वो राज्यसभा में, अगर ये आसानी से निकल गया। अगर वो जया बच्चन वाला मामला ना बिगड़ा होता, इसमें कोई शक नहीं कि अब दे तो दिया ही है। लेकिन जया बच्चन वाले में इतना अनुप्रिया पटेल, वो जो कौन पटेल, पल्लवी पटेल, सबने जो किया, तो उसमें माहौल इतना बिगड़ गया था कि कहीं ना कहीं प्रेशर में अखिलेश यादव जी आ गए थे, इसमें कोई शक नहीं। अब देने को तो बड़ा आदमी राजा होता है, दे दिया तो दे दिया। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने उस फायदा, संजय सेठ वाला फायदा इतना अच्छा उठा रहा है, इसे राजनीतिक कौशल कहेंगे हम बीजेपी का, जो सक्सेस हो गए। यहाँ पर उन्होंने मौके नहीं दिया। तोड़फोड़ कौशल हो गया। आजकल तोड़फोड़ ही तो कौशल है राजनीति में, और राजनीति में बाकी कौन सा चिंतन का कौशल आता है? यही तो तोड़फोड़ है। ये जो हो, अब बताओ, साहिबाबाद से जीता हुआ उत्तर प्रदेश का 2 लाख से ऊपर का वोट का जीता हुआ विधायक, उसको बेचारे को आईटी दे दिया है, बेचारे उसको अरे तो क्या और दे दें, और क्या चाह रहे? गृह मंत्रालय देना चाहिए था, गृह मंत्रालय। हमें याद आ रहा है ब्रजेश जी, एक जमाने में हरशंकर तिवारी स्वर्गीय लोग सर पकड़ लिए कि ये कौन सा विभाग है, शायद पहली बार बना था। जैसे अभी वो बना है, वो खादी और ग्राम उद्योग और रेशम। और अब अगर राजभर को दे दिया तो आप नाराज हो जा रहे हो, और सुनील शर्मा को आईटी मिल गया तो आपको कंप्लेन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आईटी का, देखिए हमारा आपका क्या काम है, जिंदाबाद करने वाला तो बिल्कुल नहीं। हमारा क्या है कि सवाल खड़े करना। 2.5-2 लाख वोट से ऊपर हारा है, जीता है वो सुनील शर्मा साहिबाबाद का, तो उसको इतना अच्छा इनाम मिल गया, ये इतना बड़ा इनाम मिला आईटी। थैंक यू सर। पेट्रोल तो सबको फ्री मिलता है, ड्राइवर तो सबको फ्री मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपनी अपनी ओपिनियन आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।